पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जो टॉपिक है हमारा 1.2.3। तो इस टॉपिक में हमें पार्टिकल्स ऑफ मैटर के प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझना है कि जो पार्टिकल्स होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो इसमें एक्टिविटी 1.6 को देखते हैं, जिस एक्टिविटी के थ्रू हमें कहा गया है कि आपको 4 ग्रुप बनाना है। 4 ग्रुप इस तरह से बनाओ ताकि वो ह्यूमन चेन का फॉर्मेशन कर दे। अब जो फर्स्ट ग्रुप होगा वो कुछ इस तरह से एक दूसरे को पकड़कर खड़े होंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स जो होंगे कुछ इस तरह से एक दूसरे को पकड़कर खड़े होंगे, अगर कहें तो मतलब होल्ड करके खड़े होंगे फ्रॉम द बैक एंड लॉक देयर आर्म्स, ठीक। और जो सेकंड ग्रुप होंगे वो एक दूसरे के हाथ को होल्ड करके यानी कि हाथ को पकड़ कर खड़े हो जाएंगे। और जो थर्ड ग्रुप होंगे वो एक दूसरे के फिंगर टिप को टच कर कर खड़े हो जाएंगे। अब देखो इस तरह से क्या होगा कि तीनों ग्रुप का एक ह्यूमन चेन का फॉर्मेशन हो गया। और जो फोर्थ ग्रुप होगा ना, ये इनका जो चेन बना हुआ है इसे जाके इसके अराउंड जा करके इसे ब्रेक करने की कोशिश करेगा। तो सबसे लास्ट कौन टूटेगा? सबसे लास्ट ये ग्रुप टूटेगा। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि जो मैक्सिमम फोर्स है वो किस ग्रुप में है, इसमें है। ज़्यादा फोर्स किस ग्रुप में है? पार्टिकल्स के बीच इस ग्रुप में है। तो बस वही हमसे क्वेश्चन किया गया था कि बताओ कि किस ग्रुप के जो पार्टिकल्स है वो मैक्सिमम फोर्स के साथ है। तो ये है बिकॉज कि ये तुरंत नहीं टूटा। एक्टिविटी 1.7 में हमें कहा गया है कि एक आयरन नेल ले लो, चॉक ले लो और रबर बैंड ले लो और इसे तोड़ने का कोशिश करो, हैमरिंग के थ्रू, कटिंग के थ्रू या फिर स्ट्रेचिंग के थ्रू। तो अगर आप तोड़ने का कोशिश करो तो सबसे लास्ट कौन टूटेगा? आयरन नेल, वो जल्दी नहीं टूटेगा। तो इट मीन्स कि तीनों में से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसका कि पार्टिकल्स जो वो ग्रेटर फोर्स के साथ है? तो आंसर होगा आयरन नेल, क्योंकि ये तुरंत नहीं टूट रहा। तो इट मीन्स कि इसमें ग्रेटर फोर्स है। अब आते हैं एक्टिविटी 1.8 में, जिसमें हमें कहा गया है कि आपको एक कंटेनर ले लेना है। कंटेनर में पानी लेना है। पानी के इस सरफेस को अपने फिंगर टिप से इसके सरफेस को कट करने की कोशिश करना है, ठीक है। देखो एक कंटेनर में पानी ले लो और अपने फिंगर से इस पानी के सरफेस को कट करने की कोशिश करो, तो इसे आप नहीं कट कर पाओगे। तो रीज़न ये है कि इसका जो पार्टिकल्स है ना, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स होता है और ये जो फोर्स होता है ना, इस पार्टिकल्स को होल्ड करके रखा होता है टुगेदर। सो दैट्स बी द रीज़न कि आप इसके सरफेस को नहीं कट कर पाओगे। तो यहाँ पे आपसे वही क्वेश्चन किया गया था कि ऐसा क्या रीज़न है कि नहीं कर पा रहे हैं। तो रीज़न ये है कि जो इसका जो पार्टिकल्स है इसके बीच में फोर्स है और वो जो फोर्स है इन पार्टिकल्स को टुगेदर होल्ड करके रखा हुआ है। सो दैट्स बी द रीज़न कि आप इसे नहीं कट कर पा रहे हो। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है कि कौन सा मैटर है, ये हमें पहचानना है। तो पहले तो मैटर हम लोग पढ़ चुके हैं कि मैटर वो होता है जिसका कि अपना खुद का मास हो यानी कि कुछ वेट होगा, प्लस वॉल्यूम यानी कि ये स्पेस को कवर कर रहा होगा। तो ये जो क्वेश्चन है ना, चेयर हुआ, एयर हुआ, तो आप खुद से सोचो क्या चेयर का कुछ मास है? तो हाँ है। क्या चेयर का वॉल्यूम है? हाँ है। चेयर को आप जहाँ पर भी रखोगे वो वहाँ का स्पेस को ले लेगा ना। तो इट मीन्स कि चेयर क्या आपका मैटर है। तो इसी तरह से आपको बाकी की चीज़ को भी समझना है कि अगर मास और वॉल्यूम है तो वो मैटर होगा, नहीं है तो वो नहीं होगा। तो इस तरह से आपको चेयर, एयर, लव, स्मेल, हीट, आलमंड्स, थॉट, कोल्ड, लेमन, वाटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम, इन सब में से समझना है कि कौन सा मैटर है और कौन सा नहीं है। और इसका आंसर आपको खुद से करना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें कि हमसे रीज़न पूछा गया है कि ऐसा क्या रीज़न है कि जो हॉट फूड होता है, ठीक है, हॉट फूड का स्मेल आपका दूर दूर तक रीच कर जाता है, लेकिन जो कोल्ड फूड है तो उसके लिए आपको खुद उसके क्लोज आना पड़ता है, तभी आप उसका स्मेल लेकर पहचान सकते हो कि हाँ ये खाना है, ठीक। तो रीज़न क्या है ऐसा? तो इसके पीछे रीज़न ये है ना कि देखो जो भी हॉट सब्सटेंसेस होता है या जो भी हॉट मैटर आ रहा है, ठीक है, तो उसमें जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा ना वो बहुत ही फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू दी मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन कोल्ड फूड आइटम्स, ठीक। तो दिमाग में रखना कि कोई भी ऐसा चीज़ है अगर वो हॉट है और दूसरा अगर कोल्ड है, तो हॉट का जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा वो फास्ट होगा एज कम्पेयर टू द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन कोल्ड फूड। देखो अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन ये है ना कि जो डाइवर होता है वो वाटर को कट कर पाता है
स्विमिंग पूल में जब वो स्विम करने के लिए जाता है तो वाटर को कट कर पाता है। तो इसमें से बताओ जो मैटर है इसका कौन सी प्रॉपर्टी को शो किया गया है, तो क्यों कट कर पा रहे हैं, ठीक है, कट कर के मतलब आगे बढ़ पा रहे हैं स्विमिंग पूल में। तो कारण ये है कि जो मैटर होता है जो पानी है वो आपका एक तरह का मैटर है, और जो ये जो मैटर होता है ये कंटिन्यूस नहीं होता, ये कंटिन्यूस नहीं होता, ये पार्टिकल्स का बना होता है। सो दैट्स बी द रीज़न कि आप इसे कट करके आगे बढ़ पा रहे हो और स्विम कर पा रहे हो। जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये इसमें हमसे पूछा गया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में आपको बताना है, तो इसका भी आंसर आपको खुद से देना है कमेंट सेक्शन में कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में अभी तक आप क्या समझे। हमने बहुत सारा एक्टिविटी को देखा जिसमें कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखा गया। तो आपको समझना है कि ऐसा कौन कौन सा पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में प्रॉपर्टी अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, और फिर आंसर करना है। अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में ना देखो यहाँ पे अगर कहें तो स्टेट ऑफ मैटर जो होता है वो 3 स्टेट्स में है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में से सबसे पहला हमारा सॉलिड स्टेट आता है जिसमें कि एक्टिविटी 1.9 है, और जिसमें कि हमें कहा गया है कि एक पेन, बुक, नीडल, पीस ऑफ वुडन स्टिक ये सब ले लो, और आप ना अपनी नोटबुक में रख करके इन सब का क्या करो, स्केच को ड्रॉ कर लो। और ड्रॉ जब करोगे ना तो आपको इससे पता लगेगा कि हाँ इसका डेफिनाइट शेप है, यानी कि फिक्स शेप होता है, इसका एक डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होता है और इसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। फिक्स्ड वॉल्यूम क्या है, तो फिक्स स्पेस कवर कर रहा है। आप उसी पेंसिल को कॉपी के फर्स्ट पेज पे रख कर ड्रॉ करो, फिर सेम पेंसिल को कॉपी के सेकंड पेज पे रख करके स्केच ड्रॉ करो, ठीक है। तो क्या ये अलग अलग स्पेस ले रहा है या फिर सेम स्पेस ले रहा है, उतना ही स्पेस लेगा ना, तो इसका वॉल्यूम भी क्या है, फिक्स होता है सॉलिड का। और फिर अगर आप इसे हैमर करो, पुल करो या फिर ड्रॉप कर दो, गिरा दो, तो क्या होगा, ये टूट जाएगा। लेकिन जब तक ये नहीं टूटा तो क्या ये अपना शेप को चेंज कर रहा था, नहीं। एग्जाम्पल ले लो ना कि पेंसिल था, तो ये जब तक है मतलब इसे नहीं तोड़ा गया, ठीक है, तो जो पेंसिल था उसका शेप वही था, क्या चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। इट मीन्स कि सॉलिड जो होता है उसका एक फिक्स शेप होता है जिसके जो कि चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसे तोड़ दोगे तो फिर वो बात अलग है कि इसे तोड़ दिए तो कुछ अलग हो गया, लेकिन बिना तोड़े इसमें कोई भी चेंजेस नहीं दिखेगा। और फिर क्या ये जो सॉलिड होता है डिफ्यूज होने के कैपेबल होता है एक दूसरे से। जस्ट एग्जाम्पल ले लो ना, शुगर और साल्ट जो दोनों ही है वो क्या है, एक तरह का सॉलिड है, एक शुगर हो गया और एक साल्ट हो गया, दोनों ही सॉलिड है, तो क्या ये आपस में डिफ्यूज यानी कि घुल पाएगा, तो आंसर होगा नो। तो यहाँ से आपको सॉलिड का ये प्रॉपर्टी दिखता है कि कोई भी एक सॉलिड जो होगा वो दूसरे सॉलिड के साथ डिफ्यूज्ड नहीं हो सकता। आप इसे कॉम्प्रेस्ड करने की कोशिश करो, क्या आप कॉम्प्रेस्ड कर पाओगे, तो आंसर होगा नो, सॉलिड इज नॉट कॉम्प्रेसिबल इन नेचर, यानी कि आप इसे नहीं दबा सकते हो, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस किया गया है। पहला क्वेश्चन है कि आपका रबर बैंड को लेकर के क्या ख्याल है। रबर बैंड को अगर आप स्ट्रेच करोगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, लेकिन आपने अभी पढ़ा कि सॉलिड का शेप चेंज नहीं होता है, वो फिक्स होता है। तो देखो रबर बैंड को हम लोग इसलिए सॉलिड स्टेट में काउंट करते हैं बिकॉज कि हाँ स्ट्रेच करने पे इसका शेप चेंज हो जाएगा, लेकिन जब आप इसे छोड़ दो तो ये वापस से अपना पहले जैसे शेप में आ जाएगा। दूसरा है ना कि शुगर और साल्ट, क्या कहना है आपका इसको लेकर के। अगर आप इसे डिफरेंट जार में रखो तो वो उसी जार का शेप ले लेगा, लेकिन आपने तो पढ़ा कि सॉलिड का शेप चेंज नहीं होता है। तो देखो यहाँ पे कारण क्या है, हाँ जिस जार में रख रहे हैं तो वो उसका शेप को ले रहा है, लेकिन आप इंडिविजुअल शुगर को देखो, उसके एक एक दाना को देखो अलग अलग, जो इंडिविजुअल शुगर था इस अलग अलग दाना को देखो, क्या ये अपना शेप को बदल रहा है, नहीं। तो यही कारण है कि हाँ हम इसे बहुत से ऐसे चीनी है इसको एक कंटेनर में रखेंगे तो ये इसका शेप ले लेगा, बट क्या ये जो अलग अलग एक एक इंडिविजुअल शुगर को देखो क्या ये अपना शेप चेंज करेगा, नहीं।
थर्ड क्वेश्चन है व्हाट अबाउट स्पॉन्जी। स्पॉन्जी को लेकर के आपका क्या कहना है? आपने तो अभी पढ़ा कि सॉलिड कॉम्प्रेसिबल नेचर का नहीं होता है, बट स्पॉन्जी तो कॉम्प्रेसिबल है ना। तो इसका भी आंसर ये है कि स्पॉन्जी कॉम्प्रेसिबल है, लेकिन ये फिर से वापस अपने पहले जैसे शेप में आ सकता है। अब देखो यहाँ पे अब हमारा एक्टिविटी 1.10 आता है। एक्टिविटी 1.10 में ना लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि हमें कहा गया है कलेक्ट करने के लिए वाटर को, कुकिंग ऑयल को, मिल्क को, जूस को और कोल्ड ड्रिंक को, और फिर डिफरेंट कंटेनर लेना है जिसमें कि आपको 50 ml का मार्क कर देना है। मान लो ना कि ये अलग अलग कंटेनर है, ठीक है, इसमें भी 50 ml का मार्क यहाँ तक हुआ और 50 ml का मार्क यहाँ तक हुआ। अब इसमें जो है मान लो कि कोई भी ऐसे लिक्विड को डाल देते हैं, समझ लो मिल्क को डाल देते हैं, ठीक है। अब इस मिल्क को आप ट्रांसफ़र कर दो इस कंटेनर में, तो क्या इसका वॉल्यूम चेंज होगा? नहीं होगा, इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम यानी कि जितना स्पेस लिया, तो यहाँ पे भी इसने 50 ml का ही स्पेस लिया और यहाँ पे भी 50 ml का ही स्पेस लिया। तो इट मीन्स टू सी कि जो लिक्विड होता है उसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, ठीक है। और डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम? क्या जो लिक्विड का शेप है वो सेम रहेगा? तो शेप में देखो क्या होता है, वो जिस कंटेनर में आप रख दोगे ना वो उसका ही शेप को ले लेगा, लेकिन उसका वॉल्यूम क्या होगा? फिक्स होगा। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है फ्रॉम वन कंटेनर इनटू अनदर डज इट फ्लो इजली। जब आप एक से दूसरे कंटेनर में डाल रहे थे, क्या ये इजली फ्लो कर रहा था? तो हाँ, ये इजली फ्लो कर रहा था, और यही कारण है ना कि इसे हम लोग फ्लूइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं, क्योंकि ईजिली फ्लो कर सकता है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप, सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से देखो लिक्विड से लेके यहाँ फ्लूइड तक। तो अभी तो जस्ट समझ लें कि इसका शेप चेंज हो जाता है, जिस कंटेनर में डालो उसका शेप लेगा, तो इट मीन्स कि ये रिजिड नहीं है, और ये बिकॉज कि ये इजीली फ्लो कर पा रहा है तो इसे फ्लूइड कहा जाएगा। अब देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है जिसमें लिखा है कि जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उन्हें सांस लेने की ज़रूरत होती है सर्वाइवल के लिए। अब जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो भी सांस लेते हैं, तो वो जो सांस ले रहे हैं वो किसके थ्रू ले रहे हैं? तो बिकॉज कि जो ऑक्सीजन है ना वो डिजॉल्व्ड है वाटर में, जिसकी वजह से वो सांस ले पा रहे हैं। तो यहाँ से मेन कंसेप्ट क्या निकल कर आ रहा है? देखो जो मेनली कंसेप्ट यहाँ पे ये बताया गया ना कि जो लिक्विड होता है ना, देखो ये लिक्विड है, एक मिनट, यहाँ पे एक लिक्विड है, इस लिक्विड में लिक्विड एक लिक्विड है ना, तो लिक्विड में अगर आप सॉलिड भी डालोगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। लिक्विड में अगर आप गैस भी डाल दो तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, जैसे कि ऑक्सीजन लिक्विड में यानी कि वाटर में डिसॉल्व होता है। दूसरा, अगर आप कोई लिक्विड भी डाल दो ना तो भी डिसॉल्व हो जाएगा, अगर ये पानी और इसमें दूध डाल दो तो भी मिल जाएगा। यानी कि किसी लिक्विड में सॉलिड भी डिसॉल्व हो सकता है, एग्जाम्पल शुगर ले लो, गैस भी डिसॉल्व हो सकता है, एग्जाम्पल ऑक्सीजन, और लिक्विड भी डिसॉल्व हो सकते हैं, यानी कि मिल्क ले लो, है ना। अब आते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट पेज में, यहाँ पे तो ये भी टॉपिक कंप्लीट होता है। अब जो होगा वो हमारा है गैसेस स्टेट्स को लेकर। गैसेस स्टेट में ना देखो दिया हुआ क्या है, इसमें भी फिर से वही एक्टिविटी को ही लेकर के है, एक्टिविटी 1.11 है। इस एक्टिविटी में कहा गया है कि 300 ml का आप सिरिंज ले लो और उसके नोजल को क्लोज कर दो रबर कॉर्क के थ्रू, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो आपको 100 ml का सिरिंज को लेना है और रबर कॉर्क के थ्रू इसे क्लोज कर देना है। अब जो पिस्टन है ना उसे रिमूव कर देना है, रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द सिरिंज, जितना भी सिरिंज है उससे पिस्टन को रिमूव कर देना है।
वह पिस्टन को रिमूव कर दोगे सभी सिरिंज से, लिविंग वन सिरिंज अनटच्ड, और एक सिरिंज होगा जिसे आपको अनटच्ड रखना है, मतलब आपको नहीं छूना है, ठीक है। फिल वाटर इन द सेकेंड एंड पीसेस ऑफ चॉक इन द थर्ड। सेकेंड वाले में आपको वाटर भरना है और थर्ड वाले में आपको चॉक का कुछ पीसेस डाल देना है। अब आपको पिस्टन को इंसर्ट करना है सीरेंज में वापस से, जिस पिस्टन को आपने निकाल दिया था, तो इसे वापस आपको इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने में भी दिक्कत आए तो आपको उसमें वैसलीन अप्लाई करना होगा ताकि वो इजीली इंसर्ट हो सके सीरेंज में जो पिस्टन है। अब आपको इसे कॉम्प्रेस करने का कोशिश करना है। तो देखो कौन सा इजीली कॉम्प्रेस्ड हो पाएगा, जो फर्स्ट वाला जो कि खाली था वो इजीली कॉम्प्रेस्ड हो जाएगा, बिकॉज कि वहाँ पे गैसेस है, वहाँ पे क्या है, गैस है। उसके बाद जिसमें कि लिक्विड था, देखो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे ना, हाँ वाटर, यानी कि जिसमें कि लिक्विड था, वाटर था, वो फिर आपका कॉम्प्रेस्ड हो जाएगा। लेकिन जिसमें चॉक का पीसेस था उसे क्या होगा, वो कॉम्प्रेस्ड नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या था कि जो गैसेस होता है ना वो ईजिली कॉम्प्रेसिबल होता है। इससे बस ये कंसेप्ट में निकल कर आया है कि जो गैसेस है वो ईजिली कॉम्प्रेसिबल है, लिक्विड भी कॉम्प्रेसिबल है, लेकिन जो गैसेस होता है ना, ये जो गैसेस होता है ये गैसेस बोल रहे सॉलिड, गैसेस तो इसलिए कॉम्प्रेसिबल है, लिक्विड भी आप कॉम्प्रेस कर सकते हो, लेकिन जो आपका सॉलिड होगा वो कॉम्प्रेसिबल नेचर का नहीं होगा। तो बस यही चीज़ को हम लोगों को समझना था। अब गैसेस में जैसा कि भी देखें कि वो कॉम्प्रेसिबल है, तो एलपीजी ले लो, सीएनजी ले लो, ये सब क्या है, कॉम्प्रेसिबल इन नेचर है। एलपीजी गैस जो आप देखते हो कि जो गैस सिलेंडर में फिल रहता है, जिसका कि आप यूज़ कुकिंग के लिए कर रहे हो, ठीक है, या फिर जो ऑक्सीजन सप्लाई किया जा रहा है हॉस्पिटल्स में, अ, तो ये सब कैसे हो रहा था, बिकॉज कि जो गैसेस होता है ना कॉम्प्रेसिबल होता है, और कॉम्प्रेसिबल होने की वजह से इसे सिलेंडर में फिल किया जाता है और एक जगह से दूसरी जगह फिर ट्रांसपोर्ट कर सकते हो आप इसे। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी फिर वही चीज़ है कि यहाँ पे है, यहाँ से देखो यहाँ तक वही चीज़ का डिस्कशन है, जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। डिफ्यूज़न को लेकर के है कि जो सॉलिड और लिक्विड का है। डिफ्यूज़न के मैटर में देखो डिफ्यूज़न रेट किसका कितना है, इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले यहाँ पे देखो ये कुछ खाना का दिया, वी कम टू नो ऑफ व्हाट इज़ बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर। किचन में क्या बन रहा है बिना एंटर किए हम लोग को ये चीज़ पता चल जाता है। क्यों पता चलता है, स्मेल के थ्रू पता चलता है, जो कि हमारे नॉस्ट्रल तक रीच कर जाता है। अब ये स्मेल कैसे आया, तो बिकॉज की जो पार्टिकल्स है उसमें क्या है, मूवमेंट है ना। तो बिकॉज ऑफ द मूवमेंट इन द पार्टिकल्स वी कैन नो that what is being cooked in the kitchen without even entering there। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है aroma of food mixed with the particles of air spread from the kitchen reaches and even farther away the smell of hot cooked food। जो हॉट फूड होगा उसका स्मेल जो होगा आपका इजीली आ जाएगा, और बिकॉज उसमें पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है वो फास्टर होता है एज़ कम्पेयर टू कोल्ड फूड, जो कि हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। बोलते हैं कि जो गैसेस होता है ना वो दूसरे गैस में बहुत ही फास्टली डिफ्यूज कर जाता है, एक गैस दूसरे गैस के साथ बहुत ही फास्ट क्या करता है, डिफ्यूज़ करता है, यानी कि मिक्स हो जाएगा, घुल जाता है ना। तो डिफ्यूज यानी कि एक गैस दूसरे गैस के साथ बहुत ही फास्ट रेट में मिल जाता है। देखो लिक्विड में भी आपको टाइम लगेगा, जब आप पानी में दूध मिलाओगे ना तो थोड़ा मिलने में टाइम लगेगा, लेकिन आप अगर गैस को देखो तो जो गैस का होगा ना वो डिफ्यूज़न रेट बहुत ही फास्ट होता है। तो यही चीज़ था यहाँ पर हम लोगों का। और यहाँ पे फिगर दिया हुआ है ए बी और सी, जिस फिगर में हमें क्या बताया गया, शो दी मैग्नीफाइड systematic pictures of the three states of matter and the motion of the particles can be seen and compared in three states। जो motion of the particles होगा वो गैस में सबसे ज़्यादा होगा, लिक्विड में मॉडरेट होगा और सॉलिड में सबसे कम होगा पार्टिकल्स का मूवमेंट। यही था।
अब देखो यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग चैप्टर को पढ़ लिए है ना। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बेस्ड है जो हम लोग पढ़े, यानी कि अभी हम लोग पढ़े हैं। एक मिनट, हाँ ये गैस का प्रॉपर्टी को लेकर के देख रहे थे, द गैसेस स्टेट। यहाँ तक हम लोग 1.3.3 तक कंप्लीट किए। तो यहाँ पे जो ये जो क्वेश्चंस दिया हुआ है ये 1.3.3 तक के ही बेस्ड में ये क्वेश्चंस को दिया हुआ है, तो ये चीज़ हो जाना चाहिए, इसे आपको खुद से करना है। और जिस क्वेश्चन का अगर आंसर ना आए तो फिर आप इसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट आते हैं, जो टॉपिक है वो है हमारा 1.4 को लेकर के, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या जो मैटर होगा वो अपने स्टेट को चेंज कर सकता है? तो हाँ, जो मैटर होगा वो अपने स्टेट को चेंज कर सकता है। यहाँ पे देखो ना, ये जो एक्टिविटी 1.12 है, इस एक्टिविटी में यहाँ पे एक्टिविटी में ए में क्या हो रहा है कि जो आइस है वो आपका वाटर में कन्वर्सन हो रहा है। आइस किस में कन्वर्ट हो रहा है? वाटर में। यहाँ पे बर्नर है, बर्नर की वजह से ये क्या हो रहा है? हीट हो रहा है। तो हीट होने पे आइस क्या हो जाएगा? आपका कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में। नेक्स्ट फिर से बर्नर है और यहाँ पे आप रखे हो वाटर, तो जब हीट करोगे तो वाटर आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को देखने मिला कि स्टेट जो है चेंज हो रहा है। सॉलिड यानी कि आइस जो था वो आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और लिक्विड यानी कि जो वाटर था वो आपका गैसेस स्टेट यानी कि वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्या है, देखो यहाँ पर जो है ना, ये उसी चीज़ को समझाया हुआ जो कि अभी हम लोग पढ़ लिए, देख लिए कि कैसे क्या करना था, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस। ड्यू टू द इंक्रीजेस इन द काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड एंड द एनर्जी सप्लाइड टू हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे सॉलिड का, यानी कि जब आइस था इसका टेम्परेचर को इंक्रीज किया गया, तो जो काइनेटिक एनर्जी था पार्टिकल्स का वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो जो पार्टिकल्स होगा वो ग्रेटर स्पीड के साथ वाइब्रेट करना शुरू करेगा, और जिसकी वजह से एनर्जी सप्लाइड होगा, ठीक है। हीट के द्वारा क्या सप्लाई हो रहा है? एनर्जी, जो कि ओवरकम कर देगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बिटवीन द पार्टिकल्स। देखो एक एग्जांपल लेते हैं ना, यहाँ पे मान लो ना एक आइस था, आइस में भी क्या होगा? पार्टिकल्स होगा, और ये जो पार्टिकल्स होगा इसके बीच में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन जब आप इसे हीट करोगे तो जो हीट करने से क्या होगा? टेम्परेचर में रेस हो जाएगा। टेम्परेचर रेस होने की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होगा ना पार्टिकल्स का, वो इंक्रीज कर जाएगा। जब आप इसे हीट करोगे तो टेम्परेचर बढ़ा, जिसकी वजह से जो इसमें काइनेटिक एनर्जी था वो भी इंक्रीज हो गया। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ तो पार्टिकल जो है वो वाइब्रेट करने लग गया। पार्टिकल्स क्या करने लग गया? वाइब्रेट करने लग गया ग्रेटर स्पीड के साथ। और जो एनर्जी मिला हीट करने से, क्या मिला हमें? एनर्जी। और ये जो एनर्जी है ना, इस क्या जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसे ओवरकम करेगा, इसे क्या कर देगा? ओवरकम कर देगा, और जिसकी वजह से फिर ये लिक्विड में इसका धीरे धीरे कन्वर्सन हो जाएगा। और फिर वही चीज़ है कि फिर ऐसा स्टेज आ जाएगा जहाँ पे जो सॉलिड है कन्वर्सन हो जाएगा लिक्विड में। मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? तो वो मिनिमम टेम्परेचर जिसमें कि जो सॉलिड होता है वो मेल्ट होकर के एक लिक्विड में कन्वर्सन हो रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, ठीक है। तो इसे हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। देखो यहाँ पे फिर एक और चीज़ लिखा है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है सॉलिड का वो इंडिकेट कर रहा होता है स्ट्रेंथ को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बिटवीन द पार्टिकल्स, कि कितना स्ट्रेंथ है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में वो कितना स्ट्रेंथ है, वो आपका मेल्टिंग पॉइंट इंडिकेट कर रहा होगा। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना है? 273.15 केल्विन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना एक कन्वर्जन का भी दिया हुआ है।
केल्विन जो है तो वो ऐसा यूनिट है आपका टेम्परेचर का। 0 डिग्री सेल्सियस में इक्वल होता है 273.15 केल्विन की। और तो 15 जो है, लेकिन हम लोग क्या लेते हैं, 273 केल्विन ही ले रहे होते हैं, ठीक है। ऐसे तो पूरा 273.15 केल्विन है, लेकिन हम लोग लेकर क्या चलते हैं 273 केल्विन, ताकि समझने में थोड़ा इजी हो हम लोगों को। टू चेंज द टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल टू द सेल्सियस स्केल, अगर आपको टेम्परेचर को चेंज करना है केल्विन स्केल से, अगर आप सेल्सियस में करना चाहते हो तो आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा 273 को, ठीक है। लेकिन अगर आप सेल्सियस से केल्विन में करना चाहते हो तो आपको ऐड करना होगा 273 को, ठीक है। देखो, सेल्सियस से अगर केल्विन कर रहे हो तो प्लस करोगे, और अगर केल्विन से सेल्सियस कर रहे हो तो माइनस करोगे, बस ये डिफरेंस था। कितना प्लस या फिर कितना माइनस करना है, तो 273। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन। इसका ऊपर हम लोग एक बार देख लेते हैं, हम ऊपर भी बहुत सा कुछ लैटेंट हीट और फ्यूजन वगैरह के बारे में। द हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, ये तो हम लोग देख लिए अभी। As this heat energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature, ये जो हीट एनर्जी मिल रहा था तो ये तो क्या हो रहा था, आइस इसे एब्जॉर्ब कर रहा था बिना शो के टेम्परेचर में कोई ऐसा राइज को। क्योंकि देखो, जब मिल रहा था इसे हीट, ठीक है, तो वो हीट एक हिडन हीट था। क्या था, एक हिडन हीट था, बिकॉज उस समय में उसका कोई भी स्टेट क्या चेंज हुआ था, आइस का नहीं हुआ था। आइस का स्टेट कब चेंज हुआ, 273 डिग्री केल्विन जब हुआ ना, तो वो मेल्ट कर गया आइस। 273 डिग्री जब केल्विन हुआ तो आपका आइस मेल्ट किया। लेकिन उससे पहले कहाँ था, उससे पहले भी तो टेम्परेचर दिया जा रहा था, ठीक है, हीट किया जा रहा था, तो टेम्परेचर रेस्ट हो रहा था, लेकिन वो हिडन था। आइस तो अभी तक चेंज नहीं किया, तो जो बीच में जो इसे हीट मिल रहा था वो था आपका हिडन हीट। वो क्या था, हिडन हीट। इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट्स ऑफ द बीकर एंड इज नोन एज लैटेंट हीट। देखो यहाँ पे एक बार समझा दे रहे, ये आपका आइस था, ये जो आइस है यह आपका वाटर बना। वाटर तब बनाना जब 273 डिग्री केल्विन इसे टेम्परेचर मिला। तो ये जब 273 पे आया तब पानी बना, लेकिन ये बीच में जो हीट गया ये कहाँ गायब हो गया। तो ये जो बीच का हीट था ये बोला जा रहा है कि हिडन है, जिससे कि आप लैटेंट हीट बोलोगे, ठीक है। अब क्लियर हो गया लैटेंट हीट का मतलब। अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg the amount of heat energy that is required to change 1 kg of a solid into a liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion। अब latent heat of fusion क्या होता है, तो देखो, जब 1 kg सॉलिड को ना लिक्विड में कन्वर्ट किया जा रहा है, 1 kg सॉलिड को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, लिक्विड में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट तो आपको पता है कितना है, ठीक है। तो जब 1 kg सॉलिड को आप लिक्विड में कन्वर्सन कर रहे हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, तो इसे बोला जाएगा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, अगर जो पार्टिकल्स है वाटर का और 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसके पास मोर एनर्जी होगा एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर, ठीक। देखो, पार्टिकल्स ऑफ आइस है और पार्टिकल्स ऑफ वाटर है, आप सेम टेम्परेचर दे रहे हो, ठीक है। तो सेम टेम्परेचर रहना, तो एनर्जी जो रहेगा वो वाटर वाले पार्टिकल्स में ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू द पार्टिकल्स इन आइस। नेक्स्ट यहाँ पे है द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। वो टेम्परेचर जिस पे कि जो लिक्विड वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और पार्टिकल्स फ्रॉम अ बल्क ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी टू चेंज इनटू वेपर स्टेट। उसी तरह से सेम जैसे वहाँ पे एनर्जी गेन किया गया था, यहाँ पे भी एनर्जी को गेन करेगा ताकि वो वेपर स्टेट